नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स समिट से आस और निवेश का प्रयास। तो इन्वेस्टर्स समिट से अब आस है और साथ ही अब निवेशकों के लिए निवेशक लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो यह हम खबर आप को हम बता रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर इन्वेस्टर्स समिट से जो निवेशक आते हैं उससे प्रदेश को कितना लाभ होता है, प्रदेश किस तरह से लाभान्वित होता है। ये अहम बात है क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो निवेश अगर आता है इस तरह के समिट में तो सीधे तौर पर फायदा पूरे प्रदेश को होता है। कई सारे रोजगार के अवसर खुलते हैं, कई अहम लोगों को इसका फायदा होता है। इससे लगातार इंतजार किया जा रहा है कि कितना आखिर निवेश होगा। तो देवभूमि के दंगल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर उड़ीसा में आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उड़ीसा की ये तस्वीरें हैं और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उड़ीसा में जिस तरीके से हादसा हुआ और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ओटीवी सौजन्य से ये तस्वीरें हैं। ओटीवी के माध्यम से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए और कटक के अस्पताल में भी जाएंगे प्रधानमंत्री। तो किस कदर मौत का साया यहाँ पर मंडराया और हजारों लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बेहद भीषण हादसा, जिन तस्वीरों को देखकर पूरे देश का दिल झकझोर उठा, हर तरफ चीख पुकार मच गई, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आज उसी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए खुद यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। उड़ीसा के बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अस्पताल भी जाएंगे। अस्पताल में जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों से मिल सकते हैं। हादसे वाली जगह का फिलहाल जायजा ले रहे हैं। देखिए किस कदर ये तस्वीरें सामने आई, परेशान कर देने वाली, पूरे देश ने देखी। देश का सबसे बड़ा ये हादसा जहाँ पर लगभग 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भीषण ट्रेन हादसे के पीड़ितों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न जाने कितने परिवार इस हादसे में तबाह हो गए। आज उसी हादसे के घटनास्थल का जायजा लेने के लिए उड़ीसा के बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद हैं जो कि पूरी जानकारी दे रहे हैं। लगातार यहां पर जो रेस्क्यू है वो भी किया गया है और अब तक ट्रेन हादसे में 288 लोगों की जान गई है। तो अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है और बेहद भीषण यह हादसा, देश में जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो झकझोर उठा, दिल दहल उठा लोगों का इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि तस्वीरों में ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा, कितना विकराल यह हादसा रहा होगा और किस कदर इस हादसे ने लोगों को अपने मौत के मुंह में समाया और लोग किस कदर काल के गाल में समा गए, वो भी देखी तस्वीरें, परेशान कर देने वाली तस्वीरें। लेकिन अब उसी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं और घटनास्थल पर फिलहाल लगातार रेस्क्यू हो रहा था ताकि मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके। और 288 मौतें हुई हैं इस भीषण ट्रेन हादसे में। बहुत बड़ा यह हादसा। तो उड़ीसा के बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बड़ी खबर ओटीवी के सौजन्य से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो घटनास्थल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हालात वाली जगह का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री और मौत का साया किस कदर छाया वो आप देख सकते हैं। ओटीवी के माध्यम से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां भीषण ट्रेन हादसे के पीड़ितों से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे।
तो बेहद भीषण ये हादसा था उड़ीसा में, जिसने सैकड़ों लोगों की जान गंवा दी गई और आपको बता दें कि कई सारे लोग इस हादसे में घायल भी हो गए हैं। और अब रुक करते हैं देवभूमि के दंगल की ओर। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या फिर दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर्स समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि राज्य में साल 2018 में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था। और अब ऐसे ही एक इन्वेस्टर समिट धामी सरकार भी कराने जा रही है। वहीं विपक्ष ने इस इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े करते हुए बड़ी बातें कही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टर समिट होना है, इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया, उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। हर चीज़ का विरोध करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं है, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। बता दें कि राज्य में साल 2018 में भी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया था। इस इन्वेस्टर्स समिट में 1,20,000 करोड़ के राज्य में निवेश का दावा किया गया था। हालांकि धरातल पर ऐसा देखने को तो नहीं मिला। हालांकि अब एक बार फिर से ऐसे ही एक इन्वेस्टर्स समिट धामी सरकार भी कराने जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पहले इन्वेस्टर्स समिट में भी जनता को ऐसे झूठ सपने दिखाए गए थे और अब एक बार फिर से सरकार ऐसा कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का ये फैसला राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला है। राज्य पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है। रावत जी के टाइम पर 60 से 70 करोड़ रुपए की लागत से 2 या 3 दिन यहाँ इन्वेस्टर्स समिट चला और 1,40,000 के MOU साइन होने की बात इनके सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं के द्वारा मीडिया चैनल्स में गला फाड़ फाड़ कर बताया गया। लेकिन धरातल पर 20,000 करोड़ भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो हमारे लाखों की संख्या में युवा जो हैं वो सड़कों पर लाठियों से मार नहीं खा रहे होते, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बेरोजगारी नहीं होती। और अब फिर हम सुन रहे हैं कि धामी सरकार भी इन्वेस्टर समिट करा रही है। इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे। लेकिन ये जो रोड शो की बातें सुनने में मिल रही हैं कि सिंगापुर और किसी देश में ये रोड शो करेंगे, तो रोड शो से कब कोई इन्वेस्टर आया है? घर में नहीं दानी और अम्मा चली बुनानी। और दूसरा कहते हैं कि फूक झोपड़ी और देख तमाशा। जिस राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति 50,000 करोड़ से कम हो और उस राज्य पर 80,000 करोड़ का इस समय और अगले साल का लक्ष्य 1 लाख करोड़ कर्ज का है, जिस राज्य के कर्मचारियों के वेतन पर 18,000 करोड़ का हर साल सरकार कर्ज लेती हो और जिस राज्य के बजट में केंद्र सरकार 10,000 करोड़ की कटौती करने जा रही हो, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ की कटौती कर दी, जोशी मठ के लिए 2,000 मांगे, वो पैसा केंद्र ने नहीं दिया। 4 धाम यात्रा के लिए भी इन्होंने 1,000 करोड़ की मांग की, वो पैसा नहीं दिया। खनन की इनकम में अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें फेरबदल करके उसके जो जुर्माने की रकम थी वो आधी से भी कम कर दी। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के सवालों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या राज्य में निवेश बढ़ाने का इन्वेस्टर्स समिट ही एकमात्र रास्ता है? क्या त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में हुई समिट से राज्य में निवेश बढ़ा? क्या सरकार का एक बार फिर इन्वेस्टर समिट कराना राज्य में बोझ बढ़ाने वाला फैसला नहीं है? देखना होगा धामी सरकार के इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।
और आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं, पीसी थपलियाल वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जी के साथ करना चाहेंगे। संजीव जी, उत्तराखंड पर कर्ज है, उत्तराखंड में रोजगार की कमी है, पलायन की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का निदान उत्तराखंड की जनता बहुत जल्द चाहती है, लेकिन लगातार समिट हो रहे हैं। आपकी सरकार निवेशक आने का, रोजगार बढ़ने का दावा करती है, लेकिन ऐसे में जब आम जनमानस को फायदा नहीं पहुंच रहा है, बार बार इस तरह के समिट कराने से उत्तराखंड के राजस्व का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि ये उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय है? गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो आज बालासोर में जो एक भीषण रेल हादसा हुआ, उसमें जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सबके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख प्रकट करता हूं। और जितने लोग घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं जी। मैं गरिमा जी, मैं इन्वेस्टर समिट की ओर आता हूं। उससे पहले मैं कुछ दो लाइनों में एक बात बोलना चाहता हूं कि उत्तराखंड नंबर 1 आज उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में है। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाने की बात हो तो हम उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति पर है। आज 1,25,00,000 जो हमारी प्रदेश की जनसंख्या है, तमाम लोग अटल आयुष्मान से आच्छादित हैं। इसमें उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति पर है। कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने की बात हो तो उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में है। कठोर धर्मांतरण कानून लाने की बात हो तो उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में है। 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो तो उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति पर है। नई शिक्षा नीति लाने की बात हो तो उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में है। वृद्धावस्था पेंशन की बात हो तो पति और पत्नी दोनों को ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में दोनों को ही पेंशन दी जा रही है। ये बातें मैंने इसलिए बोली कि ये तमाम योजनाएं उत्तराखंड में हैं। अन्य राज्यों की यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति पर है। अब बात आती है इन्वेस्टर समिट की। तो विगत दिनों एक इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में कराया गया था, जिसमें 1,20,000 करोड़ की इन्वेस्टर्स समिट में इन्वेस्टमेंट आई थी। MOU साइन हुए थे, जिसमें 32,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ग्राउंड भी हो चुकी है, जिसमें तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, और मैं आप कहेंगे तो मैं आंकड़े सहित भी इसको बता सकता हूँ। तमाम बड़े घराने जैसे महिंद्रा है, अमूल है, अडानी है, रसना है, ITC है, और इन तमाम घरानों ने यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त करी कि हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, जिससे 3.5 लाख के आसपास का रोजगार हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ सरकार चाहे रोजगार और स्वरोजगार किसी भी स्थिति में हम देखें तो हम लोग एक कदम आगे बढ़कर इन तमाम चीजों की ओर काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से G20 की हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष बल दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर एक विषय था, एक एंटी करप्शन था, और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जहां
8 घंटे की दूरी हम 2.5 घंटे में कवर करने वाले हैं। जहां रोपवेज की हम बात करते हैं, जो सर आपने उपलब्धियां गिना दी। संजीव जी आपने कई सारी योजनाओं में गिना दिया कि आप नंबर 1 पर हैं, आपने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां में गिना दी। सरकार के प्रतिनिधियों का काम होता है ये करना, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपकी इस बात से ठीक मान लेती हूँ आपकी बात। लेकिन सर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि भाई उत्तराखंड की जनता को कितना फायदा हो रहा है। आपने कहा कि आप इन सारी चीजों पर नंबर 1 है। सबसे पहले आपने कहा कि यूसीसी में आप नंबर 1 है। बात यहां पर यह नहीं है कि आप नंबर 1 है नंबर 2 पर हैं। सवाल यह है कि उत्तराखंड की जनता की पहली डिमांड क्या थी जो आपने पूरी की है। क्या उत्तराखंड की जनता ने आपसे यूसीसी को लेकर कोई बात कही थी? आपके विपक्षी भी ये कहते हैं कि आप तो खुद इसे मुद्दा बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम नंबर 1 बन गए, जबकि जनता की ये मांग है ही नहीं। तो जिन चीजों से जनता का फायदा है, जो चीजें जनहित से जुड़ी हैं, जनता के सरोकार की हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते आप लोग? यूसीसी की यदि हम बात करते हैं, सबको समान न्याय, समान अधिकार देने की बात हमने करी। और यदि कांग्रेस पार्टी का मत इससे भिन्न है, तो कांग्रेस अभी जो यूसीसी के ऊपर हमने सर्वदलीय एक बैठक बुलाई थी, तब वो बैठक से क्यों नाराज हो गए, क्यों अपना पक्ष नहीं रखा, क्यों उन्होंने नहीं बताया कि हम इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं या विरोध में हैं। आखिर आपको अपना स्टैंड तो कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए ना। यदि आप विपक्ष में भी हैं तो आप बताइए कि हम इसका विरोध करते हैं। आप आइए ना, खुल के आइए। सर लेकिन अगर आप इतने निवेशक लेकर आते हैं, देखिए हम यूसीसी पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपने एक मुद्दा रखा था इसलिए मैंने उस पर अपनी बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निवेशक अगर आप लेकर आते हैं तो प्रदेश में रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ते, प्रदेश के बच्चों को अभी भी पलायन क्यों करना पड़ जाता है। बड़ी बात तो यह है ना कि अगर निवेशक आ रहे हैं, निवेश उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जब भी कोई निवेशक आता है, निवेश होता है, इस तरह के समिट होते हैं, तो ऐसे में फायदा होना चाहिए। आम जनमानस को लग रहा है कि आप लगातार इवेंट्स करा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के राजस्व का पैसा खर्चा होता है। तो बात तो ये भी है ना कि देखिए गरिमा जी, देखिए उत्तराखंड की जो आज ये जी संजीव जी, उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है 1.1% है। सर आंकड़ों में और सच्चाई में बहुत अंतर है साहब। अगर बेरोजगारी इतनी कम होती तो पलायन जैसा शब्द उत्तराखंड के अस्तित्व में आता ही नहीं। उसके नाम के साथ पलायन जुड़ा हुआ है। अगर ये सच्चाई होती तो पलायन उत्तराखंड के युवाओं को नहीं करना पड़ता, दूसरे प्रदेशों में जाकर वो रोजगार की तलाश नहीं करते। अगर ये सच होता तो ये बात से आप भी वाकिफ होंगे, भले ही सरकार का नुमाइंदा होने के नाते इस बात को टीवी स्क्रीन पर खुलकर कह ना पाए। गरिमा जी, देखिए जिस तरह से होम स्टे की योजना हमारी सरकार लेकर आई है, वो पलायन को रोकने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं सोचता हूँ घर बैठे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वो न केवल अपने को रोजगार बल्कि और दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आज हैं। जिस प्रकार से जैविक खेती की और प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है, जिस तरह से ठीक है संजीव जी, आपके पास आएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर निवेशक जो आते हैं वो प्रदेश को कितना फायदा पहुंचाते हैं और ऐसे समिट से प्रदेश कितना लाभान्वित होता है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। संजीव जी की बात हमने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता हैं जितेंद्र बिष्ट साहब, उनके पास चलते। जितेंद्र जी, संजीव जी ने अपने सरकार की सारी उपलब्धियों को फिलहाल यहाँ पर गिना दिया। उन्होंने कहा कि वो हर चीज में नंबर 1 है। अगर ऐसे सच है तो आखिर ये बेरोजगारी, पलायन या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब कहां से आ जाते हैं? और बहुत आंकड़ा तो 0.1 मुझे लगता बता रहे थे। तो ये आंकड़ा अगर बेरोजगारी का है तो बच्चे पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? इस पर आपका क्या कहना है? संजीव जी, मैंने बहुत वक्त आपको दिया, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। अभी फिलहाल और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। जी संजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, मैंने 1.1 बोला। ओके, सॉरी, मैं सुन नहीं पाई। 1.1 उनका कहना है कि 1.1% ही बेरोजगारी है प्रदेश में। आप बताइए जितेंद्र जी। जी गरिमा जी, सबसे पहले मैं उड़ीसा में जो घटना हुई, ट्रेन दुर्घटना बालासोर में, कांग्रेस की तरफ से अपनी तरफ से उन परिवारों को शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हुए हैं वो जल्दी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री केदार से, कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रही इन्वेस्टर समिट की बात,
जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तराखंड नंबर 1 है। क्या उत्तराखंड पलायन में नंबर 1 है? क्या बेरोजगारी में नंबर 1 है? या रोजगार में नंबर 1 है? किस में नंबर 1 है उत्तराखंड? इन्वेस्टर समिट 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में जो हुआ, उस समय दावा किया गया कि 1,20,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड में निवेश होगा 1,20,000 करोड़ का, और 3.5 लाख बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य में न तो कोई पूंजी निवेश हुआ और न ही राज्य को उस समिट से, उस इन्वेस्टर समिट से कोई फायदा हुआ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जी जी। और न फायदा होता हुआ जो अब कह रहे हैं कि जो नई समिट होगी, जब आपने इन्वेस्टर समिट पुरानी करी थी, क्या वो कंपनियां आज प्रदेश के अंदर हैं? और हैं तो कितनी यहाँ पर काम कर रही है, और कितने लाख, कितने लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं? क्या ये आंकड़ा ये भाजपा के प्रवक्ता बताने का काम करेंगे उत्तराखंड की जनता को? और यही सवाल उस समय तत्कालीन भाजपा के विधायक और वर्तमान के विधायक खजानदास जी ने भी सदन में उठाने का काम किया था। तो क्या जो समिट अब हो रही है उसको उत्तराखंड में कुछ फायदा होगा? रोजगार मिलेगा? और मिलेगा कितने लोगों को मिलेगा? कितनी कंपनियां आएगी? उस समय 26 करोड़ इन्वेस्टर समिट में जो 2 दिवसीय हुआ था, उसमें सरकार के ऊपर कर्ज हुआ था। उतने जो 26 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर बोझ जनता ने डाला, जनता के ऊपर सरकार ने डाला, और अब जो नया बोझ जनता के ऊपर पड़ने वाला है उसका भागीदार कौन है? ठीक है, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका बोझ सीधे तौर पर जनता पर पड़ता है। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद थपलियाल साहब के पास आएंगे। विपिन जी, आप बताइए, क्या इस तरह के इवेंट आम जनता पर बोझ हैं या फिर आम जनता के फायदे के लिए? क्योंकि सरकार तो कहती है कि इस तरह के समिट से निवेशक आते हैं, निवेशकों से प्रदेश में अलग अलग तरह के रोजगार आते हैं, लोगों को फायदा मिलता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से संवेदनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूं। बहुत दुखद हादसा था और बहुत दुख है इस बात का। और रही बात इन्वेस्टर समिट की, तो अभी वैसे तो काफी चर्चाओं में आ चुका है कि त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 में जो समिट करवाया था उसमें केवल और केवल वो सफेद हाथी निकला, उसमें जनता को कुछ नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि कहने का मतलब है कि पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मुझे लगता है कि आप एक मदारी का खेल खेल रहे हैं उत्तराखंड के साथ। एक मदारी होता है ना, जो सड़क पर आके अपना खेल दिखाता है और अपने पिटारे में से रोज नए खेल और नए ड्रामे लेकर वो आता है। तो आज आप अपना अगर अखबार खोलेंगे रोज, तो एक बड़ी सी हेडलाइन होती है कि आज मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी। कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम छात्रवृत्ति दिलवाएंगे, कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम अपने युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाएंगे, उत्तराखंड में बेच देंगे भले ही, लेकिन विदेश में जरूर दिलवाएंगे। कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सांसद हैं और हमारे विधायक हैं, वो प्रभारी मंत्री बन के उत्तराखंड के गांव में कस्बों में जाएंगे, जनता की आवाज बनेंगे। कभी कहते हैं कि हमारे अधिकारी जाएंगे, लेकिन सिफर होता कुछ भी नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि उत्तराखंड नंबर 1, शिक्षा की बात नहीं करी उन्होंने, 29वां नंबर है। स्वास्थ्य की बात नहीं करी उन्होंने, तो बदहाल व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य की है उसकी बात नहीं करी। बेरोजगारी की बात नहीं करी। वो कह रहे हैं कि 1.1 जो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं सरकार की, वो कौन लोग हैं? जिनकी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेच दी, जिनकी नौकरियों की दलाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कर ली, जो कैमरे के आके सामने बोलते हैं कि हाँ मैंने विधानसभा में नौकरियां लगवाई, क्या कर लोगे मेरा? ये नंबर 1 है उत्तराखंड। आज बेरोजगारी, उसके बाद पलायन आयोग इन्होंने बनाया था, वो पलायन आयोग पलायन करके देहरादून में बैठा हुआ है और वो सफेद हाथी बना हुआ है, केवल तनख्वाहें दे रही है सरकार उनको। ये पलायन आयोग का जो मैं बता रहा हूं कच्चा चिट्ठा, उसकी बात इन्होंने नहीं करी। आज अगर आप करें प्रति व्यक्ति आय की बात, आज अगर आप करें व्यापारियों की बात,
अगर आप करें कि उत्तराखंड की जनता पर कितना कर्ज का बोझ है, तो उसकी बात, ये बात नहीं बताएंगे ये लोग। ये केवल कहेंगे कि हम इन्वेस्टर समिट कराने जा रहे हैं, यहां पर निवेश होगा 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्ट पहले भी हुआ था, उसमें जनता को क्या लाभ हुआ? ये केवल और केवल सरकारी धन की बंदरबाट है। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को अब अपनी कुर्सी हिलती भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी विदाई ना हो जाए, तो वो नई नई घोषणाएं रोज कर रहे हैं और जनता को केवल लुभाने का काम कर रहे हैं। जनता की समस्याओं की कोई बात नहीं कर रहा है कि जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, उस पर कोई बात नहीं है। केवल और केवल ये नए नए मदारी की तरह पिटारा खोलते हैं और सुबह नई खबर हमें को देखने को मिलती है। आज मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। आप अब तक जो हमारा जोशी मठ में दरारें आ गई थी, उन पर आप कुछ नहीं कर पाए, उनका पुनर्वास नहीं कर पाए। जो लोग घरों से बेघर हो गए, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हम काम पहले कर लेते हैं, जिनका हमें अनुभव हो जाता है, वो हमें दोहराने नहीं चाहिए। अगर 2008 में आपने ये कार्यक्रम किया था और उसका कोई भी प्रभाव, कोई भी असर उत्तराखंड की जनता पर नहीं पड़ा, तो मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता के पैसे का दुरुपयोग हो। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। वो अलग बात है कि दिल्ली में कई खबरें आती रहती हैं, हम वो भी जानते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उत्तराखंड पर रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि देखिए, आम जनमानस का फायदा नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के समिट होते हैं, मकसद सरकार का यही होता है कि प्रदेश में निवेशक आएं, प्रदेश में अलग अलग कंपनीज खुलें, अलग अलग तरह के रोजगार हों, लोगों को मौका मिले, कई नए अवसर खुलेंगे। समुचित विकास की बात यहाँ पर होती है, अगर ये ठीक ढंग से काम कर जाए तो। लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरीके की उत्तराखंड की हालत है, इस हालत को देखते हुए इस तरह के इवेंट्स कराना, और हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं ऐसे में, क्या इतना खर्च करना जायज है? आपको लगता है कि इससे उत्तराखंड की जनता को फायदा होगा? निवेशक आते हैं, क्या प्रदेश की स्थिति बदलती है? थपलियाल साहब, ये बोलने का फायदा है नहीं, क्योंकि तमाशा की राजनीति, चाहे G20 हो, चाहे जितने भी चल रहा है उत्तराखंड में, तमाशे की राजनीति चल रही है और उसमें हम खुद किसी की नहीं सुनता कोई। मेन थिंग है कि उद्योग किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो रोजी रोटी का सब होता है सवाल उसमें, क्योंकि पहाड़ के हमारे पास ऐसे खेत खलियान नहीं है जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। तो यही हमारे आखिरी है कि हम या तो नौकरी करें फौज में, या फिर ऐसे उद्योग आए जहां हमें नौकरी मिल सके। माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने बिना समिट किए हुए इतने उद्योग लाए उत्तराखंड में कि आज दिन तक उसके बाद उद्योग नहीं आए उत्तराखंड। अब मैं वो है नहीं, उनको नमन करता हूं। वो ऐसे फोन करते थे मेरे सामने, मैंने देखा, अरे भाई तू यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा रहा। इतनी ताकत थी उस व्यक्ति की कि खड़े, मतलब कहीं रोड में से फोन करता था, बड़ी कंपनी के मालिक, और बोलता सर 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 लगा रहा हूं मैं। मतलब इस तरह का उनका वो था रुतबा। अब है नन्हे मुन्ने, अब इन्होंने तमाशा करना है। आप ये देखिए, इन नन्हे मुन्नों को ये नहीं मालूम है कि जो उद्योग लाए थे तिवारी जी, वो जाने वाले हैं। उनको रोकने की नहीं सोच रहे। आप ये देखो, जो ये समिट हो रही है, ये समिट पहाड़ को बेचने की हो रही है, ये उद्योग लगाने की नहीं हो रही। क्योंकि लास्ट टाइम जब त्रिवेंद्र रावत ने ये तमाशा किया था, उसने अपना होमवर्क पूरी तौर से नहीं किया था। उसने जो कानून को निकाला, भू कानून को, और भू कानून निकालने के बाद थोड़े थोड़े संगठनों में आवाज आई, भू कानून लाओ, भू कानून लाओ। तो जो लोग यहाँ पे आए थे वो डर गए। मैं याद है, रसना का मालिक, रसना की बात कर रहे हैं, रसना भी यहाँ से इंदौर में लगा रहा है अब ये फैक्ट्री। यहाँ जो हमारा सीलाकुई में है रसना, इनको नहीं मालूम होगा। ये यहाँ पे ऐसे
प्रवक्ता आते हैं कि जिनको कुछ बोल दो तो बचना पड़ता, गाली गलौज करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से रचना यहां से जा रहा है, लिख के दे दें, इंदौर जा रहा है, और उसमें जो चीनी चाहिए रचना के लिए, वो चीनी उत्तराखंड में अवेलेबल नहीं है, वो उनको गुजरात से मंगानी पड़ती है। क्योंकि मेरा अध्ययन है इस मामले में, मैं देख रहा हूं कि जो उद्योग यहां से जा रहे हैं, ये जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक पैकेज दिया था हमें, वो पैकेज 2010 में कांग्रेस के कार्यकाल में हमसे छीन लिया गया, और उस समय ये हरीश रावत केंद्र में मंत्री था, और उस समय छीना गया। ये भी हमारे चीरहरण को देखता रहा। और आज जो यहाँ पे हो रही है समिट, ये समिट जो, क्योंकि मैं यहाँ पे आईटी पार्क, आईटी की बात कर रहे हैं लोग, आईटी पार्क यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आईटी पार्क के लिए जो एक मेन स्तंभ चाहिए जिससे सिग्नल्स आते हैं, वो बहुत कॉस्टली लगता है, वो नहीं लगाया इन्होंने अभी तक। ये सरकार नंगे मुंह की है, नहीं लगा सकती। अब चूंकि जो मुख्यमंत्री है वर्तमान, ये बिल्कुल मतलब मोदी जी यानी और अमित शाह जी गुजरात के लोगों का ऐसा भगत है कि वो बोल दे कि उत्तराखंड को बेच दे तो एक दूसरे दिन रजिस्ट्री कर देगा कि ले जाओ उत्तराखंड, मेरे को मुख्यमंत्री बने रहने देना। मैं बाइकआउट, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो गिना रहे थे ना अभी, कठोर कानून, कठोर, अबे कठोर क्या होता है इंसान के लिए? कठोर कानून बनाने के लिए मूर्ख लोग बनाते हैं कठोर कानून। जो योग्य होते हैं वो नीतियां बनाते हैं। ऐसी नीति बनती है कि उस नीति के मुताबिक डेवलपमेंट होता है, वो तो पता है नहीं। अब जमीन चाहिए अडानी को, अब उनको पता लग गया कि जो भू कानून की बात नारा लगाते थे लोग, वो कमजोर पड़ गए। अब उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब ये अपना आदमी आ गया है, अब इससे बोलेंगे कि तुम जमीन दे, अब अलॉट कर, क्योंकि भू कानून ने लाया नहीं। तो इस तरह से जो स्थिति उत्तराखंड की बच गई है, पहाड़ हमारे हाथ से खिसक चुका है। उत्तराखंड ऐसे लोगों का प्रदेश है जो मतलब मालूम नहीं क्यों मूछे रखते हैं, मूछे विहीन लोगों का प्रदेश है। मैं खाप को देखता हूं किस तरह से वो लोग एकदम एक डेफिनेट लीडरशिप के तहत अपनी आबरू को बचाने के लिए इकट्ठा होते हैं, अपने खेत खलियान को बचाने के लिए इकट्ठा होते हैं, और हम आंख बंद करके अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और यहाँ भी आएंगे प्रवक्ता लोग, वो भी यही बोलते हैं बहुत बड़े अच्छे दिन आ गए उत्तराखंड के, उत्तराखंड स्वर्ग बनने जा रहा है 2025 में। लेकिन जो हालत पहाड़ों की आज है, हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है, दयनीय है, शोचनीय है, और निश्चित रूप से ठीक है, खत्म है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि बिल्कुल साफ तौर पर उत्तराखंड की जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। इसके जवाब हम संजीव साहब से लेंगे, और जितेंद्र साहब से भी जो भी बातें कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण शर्मा साहब हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। अरुण जी, आपने सभी को सुना, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना पक्ष रखा। आप आम जनमानस की बात करते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप वहाँ के निवासी भी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि एक इतने बड़े इवेंट को लेकर विपक्ष कहता है कि फ़ायदा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं सरकार के जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें कमी रह जाती है। आप इतने बड़े इवेंट्स करते हो, बीजेपी की वैसे भी आदत है कि कोई भी काम करते हैं तो वो उसको इवेंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिखती हैं, आम जनमानस की नज़र में आती हैं। लेकिन क्या इनसे फ़ायदा हो रहा है, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? इनको हम देखें, उत्तराखंड को दो भागों में स्पष्ट तौर पर हमें बांटना पड़ेगा, मैदानी और पहाड़ी। मैदानी मतलब तराई का इलाका, और चूंकि वाइबिलिटी उद्योगों की तराई के इलाके में होती है, वहां सुविधाएं मिल जाती है, इसलिए तमाम उद्योग चाहे किसी की सरकार रही है, जो भी स्थापित हुए वो तराई के इलाके में हुए। दिक्कत एक बहुत बड़ी है कि हमने आज तक पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जिसकी वजह से वहां रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए पलायन हो रहा है। बेसिक बात, चीजें बोल नहीं पा रहे हैं लोग। दूसरी चीज गरिमा जी, अब अगर आप देखें तो नरेंद्र तिवारी 2002 में मुख्यमंत्री बने, और 2004 में अगर आपको याद हो, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तिवारी जी के कहने पे
उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज दिया था 2004 से 2014 तक। मैं थपलियाल जी को करेक्ट कर दूं, 10 साल के लिए था वो, 2014 तक। करेक्ट, मैं जानता हूँ। अरे आपने 10 बोला, मैं 14 तक था। 10 में खत्म हुआ, कांग्रेस ने खत्म किया। अरे महाराज 10 साल के लिए था, पढ़ लीजिए। अरे मुझे मालूम है। अरे वो 2014 क्या 24 तक रहना था उसने, लेकिन 2010 में जब कांग्रेस ने खत्म किया तो उसकी ब्रेक लग गया। 2014 नहीं गया वो। इसकी सुन लीजिए, सुन लिया कीजिए, सब्र भी रखा के साथ। अरे सब्र रखा कीजिए आप। तो अरे सब्र क्या, झूठ आप मेरे को झूठ कह रहे हैं। मैं एक एक चीज जानता हूँ। ठीक है थपलियाल साहब, इनको सुनते हैं, पहले उनकी बात पूरी होने देते हैं। जी अरुण जी, उस दौरान जो हमारा तराई का इलाका था, चाहे वो देहरादून में सेलाकुई का इलाका हो या लाल तप्पड़ का इलाका हो या हम हरिद्वार में देखें रुस्नाबाद का इलाका हो, अगर हम उधम सिंह नगर में देखें तो काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, रुद्रपुर, ये तमाम सिडकुल बने और इनमें विभिन्न उद्योगों की स्थापना हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने मैदानी क्षेत्रों की तरफ तो इससे ध्यान दिया, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सुविधाएं थी, जमीन की भी सुविधा थी, बिजली की भी सुविधा थी, पानी की भी सुविधा थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ हमने अभी तक ध्यान नहीं। दूसरी चीज, अगर 18 के इन्वेस्टर समिट की बात लोग कर रहे हैं, नेचुरल है, जो आज विरोध में है वो विरोध में बोलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड को ब्रांड बनाने में 18 के इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे यहाँ, अब वो तो बीच में कोरोना आ गया, वरना हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब कोरोना के बाद आप देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं, साल भर में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे वो 4 धाम जा रहे हो या नैनीताल, मसूरी या और हिल स्टेशन में आ रहे हो, लेकिन वो बढ़ा है। दूसरी चीज, जब इन्वेस्टर समिट होता है तो एमओयू होते हैं। एमओयू एक दिन में धरातल में नहीं आता। एमओयू होते हैं, उसके बाद उनको वो जो इंडस्ट्रीज होती है उनको अपनी पसंदीदा जगह चाहिए होती है, उनको सुविधाएं देखनी पड़ती है कि जिस जगह वो इंडस्ट्री लगाएंगे उस जगह पे उनको कच्चा माल कितनी सुविधा से मिलेगा या नहीं मिलेगा। थपलियाल जी ने एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया रचना का, मेरी भी जानकारी में वो है। लेकिन जब उसके बाद जब ये औद्योगिक पैकेज खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से गई भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज, जब ये हमारे यहाँ सिडकुल बने थे तो उस टाइम तिवारी जी ने कहा था 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके बारे में आज तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ कि वहाँ 70% है कि 10% है। मैक्सिमम काम ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे हैं और जो अपने अपने लोगों को लगा रहे हैं उसमें कहीं उत्तराखंड मूल के लोग नहीं है, इसलिए ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी चीज, अगर ये इन्वेस्टर समिट होता है तो निश्चित तौर पर देखिए उसमें खर्च होता है, जो भी खर्च होना होगा, लेकिन उसका प्रदेश को लाभ भी मिलता है, इंडस्ट्रीज के रूप में भी लाभ मिलता है और एक ब्रांडिंग होती है प्रदेश की। अगर आप G20 की आलोचना कर रहे हैं तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, G20 भी एक ब्रांडिंग है उत्तराखंड की, वो ब्रांडिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अरुण साहब, ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है प्रदेश की ब्रांडिंग होती है, ऐसे में प्रदेश में ज्यादा निवेशक आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये यहाँ पर समस्या ये है ना कि प्रदेश की स्थिति कैसी है, क्या इस चीज से अवगत नहीं है सरकार? क्या प्रदेश की स्थिति को पहले बेहतर करने पर काम नहीं किया जाना चाहिए? अरुण जी, तो ये किया जा रहा है, प्रदेश की स्थिति को बेहतर करने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप चाय पानी पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे, ये तो बता दीजिए, वो कोई भी हो। तो अगर थोड़ी खातिरदारी उनकी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है, ठीक है। संजीव साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। संजीव जी, अभी आपने सभी अपने विरोधी दलों की जो बातें कही गई हैं उसको नोट डाउन भी कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जवाब में तो कह सकते हैं। अभी अरुण जी ने कहा कि ठीक है भाई, मेहमान आते हैं, मेहमानों का स्वागत करना हमारा फर्ज है। मैं भी इस बात से ताल्लुक रखती हूँ कि मेहमान आते हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अरुण जी ने कई बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि आपने मैदानी इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया, पहाड़ी इलाकों को दरकिनार किया गया, क्योंकि पहाड़ चढ़ना कोई नहीं चाहता, इसीलिए वहाँ की समस्याओं को किनारे कर दिया जाता है, चाहे वो
राजधानी की समस्या हो या और भी कई मुद्दे हैं जहां पर पहाड़ी इलाके का उतना विकास नहीं होता जितना मैदानी इलाकों का होता है। क्या वजह है? जब नेता और बड़े लोग ही पहाड़ चढ़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको पता है वहां पर आपने सुविधाएं आम जनमानस को नहीं दी हैं, तो भला पूरे उत्तराखंड का समुचित विकास कैसे संभव होगा? और ऐसे में जब आम नेता लोग ही नहीं जाएंगे तो अगर कोई फैक्ट्री अपनी लगाता भी है, कोई निवेशक आते भी हैं, तो भला वो पहाड़ी इलाकों का रुख क्यों करेंगे जहां पर पहले ही रिसोर्सेज की कमी होगी? गरिमा जी, मैं बारी बारी आपकी बात पे आता हूं जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें आई, हमने उत्तराखंड को विशेष वरीयता दी है और उत्तराखंड के लिए राजनीति से ऊपर उठते हुए, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 2002 में स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस नीति सरकार थी, उस समय राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, किंतु केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का भला देखते हुए या उनका विकास का एक सोच रखते हुए उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया। उत्तराखंड राज्य को 1000 करोड़ का पैकेज देने का काम किया ताकि यहाँ का बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पर नए नए उद्योग लगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और जैसे ही 2004 के बाद केंद्र में यूपीए की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने विशेष राज्य के दर्जे को भी छीनने का काम किया, औद्योगिक पैकेज को भी छीनने का काम किया। सर आपने क्योंकि अब इस बात को बोल दिया इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, हमने उस पर चर्चा भी किया था कि आप ही के उत्तराखंड के एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़ा बजट आया था जो था 1000 करोड़ का, लेकिन अब जिसे घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है। आपकी अपनी सरकार ने, केंद्र की ओर से मिला था आपको ये बजट। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? अभी आप इसी बात को लेकर यूपीए पर हमला बोल रहे थे। आपकी अपनी सरकार में, जब केंद्र में भी आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, तब भी आपके बजट को अधूरा कर दिया जा रहा है। गरिमा जी, देखिए, बजट को आधा अधूरा नहीं किया गया। उसमें पहले ये पूरा का पूरा सेंटर इसको बियर कर रहा था, अब इसमें कुछ अंश सेंटर बियर कर रहा है, कुछ अंश राज्य बियर कर रहा है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी योजना परियोजना में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। और जिस प्रकार से मैंने पूर्व, एक होता है शुरू से ही ना देना और एक होता है देकर वापस ले लेना। आप मानेंगे इस बात को? अगर यही कदम अभी आपके विपक्ष ने उठाया होता तो वो आप किस तरीके से कहते? 1000 करोड़ को घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया और आप कह रहे हैं कि उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। गरिमा जी, देखिए, समय समय पर जो नीतियां होती हैं वो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं और मैंने आपको पहले ही कहा है कि केंद्र ने पूरी तरह से राज्य को, उत्तराखंड राज्य को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है किसी भी योजना परियोजना में किसी भी प्रकार की धन का कभी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है संजीव जी, लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि भला ये किस तरह का आश्वासन हुआ? आपको लग रहा है कि इस बात पर कोई भी विश्वास करेगा? गरिमा जी, मेरे को आप बोलने नहीं दे रही। ठीक है, नहीं, मैंने आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया संजीव जी, प्लीज। और आप कह रहे हैं मैं बोलने नहीं दे रही हूँ। ठीक है, नहीं, थोड़ा इंटरप्ट कर दे रही है ना। ठीक है, वक्त कम है एक्चुअली, जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। गरिमा जी, देखिए, जिस तरह से अभी G20 समिट हुआ तो G20 समिट में हमारे जितने विकसित देशों से तमाम प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने हमारे जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की टूरिज्म के दृष्टिगत जो एक बहुत अनुकूल है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना इसको जानने का प्रयास किया और यहाँ पर विदेशी निवेश के लिए भी एक तरह से एक अच्छा माहौल बना है। और मैं सोचता हूँ विदेशों से भी एक अच्छा निवेश
आने की ठीक है, हमारी देखिए प्रबल अभी उम्मीद संजीव संभावना जी है। पूरे प्रदेश को है कि निवेशक आए, उत्तराखंड अगर मेजबान है तो ऐसे में उत्तराखंड का सबसे ज्यादा फायदा भी हो और विकास की बहार हो, जिसके लिए धामी सरकार लगातार दावे करती रहती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं और उत्तराखंड की आपकी जनता भी आपसे यही उम्मीद लगाकर बैठी है। ठीक है, जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है, अगर जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए प्लीज। गरिमा जी देखिए, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हाँ। उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जिस प्रकार सर किस तरह का डेवलपमेंट, आप स्मार्ट सिटी की बात मैंने कही, अभी देखा मैंने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों पर किस तरीके से आपने सड़कों की हालत खराब कर दी। सर प्लीज सर माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत कमी है। मैंने डिबेट में आधा वक्त आपको लगभग दिया था, आप सत्ता के प्रतिनिधि है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया था। माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोकेंगे। संजीव जी समझने का प्रयास करिए, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और देखिए, इन्वेस्टर्स से आस है, निवेशक का प्रयास है, यही उम्मीद आम जनमानस लगा रहा है कि धामी का जो प्लान है वो पूरा हो और उत्तराखंड की आम जनता को फायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो क्या बम्पर निवेश आएगा और क्या उत्तराखंड प्रदेश में युवाओं को जो आस है वो पूरी होगी, ये बड़ा सवाल। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।